नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी और एक बुरी खबर से। जी हां, अच्छी खबर ये कि मई में आईआईपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स ग्रोथ में सुधार के दम पर आईआईपी ग्रोथ -0.8% से बढ़कर 1.2% हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ बुरी खबर ये कि रिटेल महंगाई दर 22 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। तो औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। मई में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। मई में आईआईपी ग्रोथ -0.8% से बढ़कर 1.2% हो गई। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -3.1% से बढ़कर 0.7% हुई, जबकि कैपिटल गुड्स ग्रोथ -24.9% से बढ़कर -12.4% हो गई। कंज्यूमर गुड्स ग्रोथ भी -1.2% से बढ़कर 1.1% हो गई और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रोथ -9.7% से बढ़कर -2.2% हो गई। मई में माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक गुड्स की ग्रोथ घटी है। तो जून में रिटेल महंगाई दर 22 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है। रिटेल महंगाई दर 5.76% से बढ़कर 5.77% हो गई। इस दौरान खाद्य महंगाई दर 7.47% से बढ़कर 7.79% हो गई है। सब्जियों की महंगाई दर 10.77% से बढ़कर 14.74% हो गई, जबकि शहरी महंगाई दर 4.89% से बढ़कर 5.26% हुई और जून में रूरल महंगाई दर 6.45% से घटकर 6.20% हुई। तो चलिए अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोई सेक्टर्स में हम खास इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में डेफिनेटली एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है। देखिए, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल है, हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब भी कैपिटल साइकिल में एक रिवाइवल आता है तभी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यू गेट टू सी अ रियल इंप्रूवमेंट। आज की तारीख में ऐसा है कि लगभग इंडियन कंपनीज आर ऑपरेटिंग एट अबाउट 68 to 69% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल साइकिल रिवाइवल की जो चांसेस है वो काफी कम है। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग टिल देन शायद से इट विल बी डिसअपॉइंटिंग, और मैं मानता हूं कि यही लेवल पर रहेगा जब तक कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता। तो सरकार ई कॉमर्स कंपनीज पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनीज के साथ बैठक की, जिसमें ई कॉमर्स कंपनियों को ग्राहकों की परेशानी जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की हेल्पलाइन पर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। मंत्रालय ने 1 महीने के अंदर हेल्पलाइन नंबर 14 से बढ़ाकर 60 करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शिकायतों के निपटारे के लिए ईमेल, एसएमएस और मोबाइल ऐप डेवलप करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार कंज्यूमर्स की मदद के लिए जल्दी डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइंस लाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय हरकत में आया। 29 जून को प्रधानमंत्री ने अधिकारियों की क्लास ली थी और कंज्यूमर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए 10 दिन के अंदर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। तो असीम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो चलिए उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि रामविलास पासवान का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बार हमारा बहुत पुराना है, 1986 का है, और जो अभी हमारा जो नया बिल हमने पेश किया है 2016 का, तो ये बिल जो उम्मीद है कि पास हो जाएगा बजट सेशन में, तो इसमें ये सारे समस्याओं का निदान उसमें निहित है। और जो सबसे बड़ा बात हम बार बार कहते हैं कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है उसको इतना अधिकार रहेगा कि इन सारे चीज़ों को वो भी डील कर लेगा। तो चलिए असीम का रुख करते हैं। असीम, ये बताइए, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की आज ई कॉमर्स कंपनीज के साथ बैठक हुई थी, यहाँ पर किस तरीके के निर्देश ई कॉमर्स कंपनीज को दिए गए हैं?
जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते एक अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और अपनी नाराजगी जताई थी कि जो कंज्यूमर ग्रीवेंस मैकेनिज्म है वो सही दुरुस्त नहीं है। तो आज जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उन्होंने सभी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। सभी कंपनियों को ये कहा कि आप ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जो है वो बनाइए, अपना पॉलिसी जो है आपसे रिलेटेड वो पब्लिक डोमेन में रखिए और खासतौर पर ई कॉमर्स को लेकर के, क्योंकि ई कॉमर्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शिकायतें जो है वो बढ़ गई हैं। पिछले अगर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के डाटा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा शिकायतें जो है ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जो है वो मिली है। तो ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने की सरकार जो है तैयारी कर रही है। उनको लेकर के गाइडलाइंस जो है किसी तरह की लेकर के जो है जल्दी आ सकती है। तो उसके ऊपर विचार हो रहा है कि किस तरह से ये जो शिकायतें ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बढ़ रही हैं इनकी रोकथाम जो है की जाए। तो सरकार जल्दी इन पर कोई इसी तरह की गाइडलाइंस जो है वो लेकर के आ सकती है। बहुत शुक्रिया असीम इस बातचीत के लिए आपका। तो ऑटो इंडस्ट्री की दिक्कतों को दूर करने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है। रेलवे ऑटो एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाने जा रहा है। फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री बड़े बड़े ट्रकों से ही कारों की डिलीवरी करती है। ट्रकों से कार भेजना महंगा भी पड़ता है, साथ ही इसमें ज़्यादा समय भी लगता है। आमतौर पर एक ट्रक को गुरुग्राम से कर्नाटक जैसी जगहों पर पहुंचने में 110 घंटे लगते हैं, जबकि ट्रक में एक बार सिर्फ 12 से 15 कारें ही आती हैं। लेकिन ट्रेन से ये समय लगभग आधा हो जाएगा और एक बार में 6000 कारों की डिलीवरी हो सकेगी। ऑटो एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी और ये ट्रेन गुरुग्राम से कर्नाटक के निदवांदा के बीच सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को चलेगी। तो रेल यात्रियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अगस्त के पहले हफ्ते में हमसफर ट्रेन का सफर शुरू हो जाएगा और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में हमसफर ट्रेन का ऐलान किया था और अब अगस्त में ट्रेन शुरू हो जाएगी। हमसफर ट्रेन पूरी तरह 3rd AC होगी। हालांकि इसका रूट क्या होगा इस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर इसका रूट तय हो सकता है और ट्रेन में बाकी ट्रेनों से बेहतर सुविधाएं होंगी, लेकिन इसका किराया भी ज्यादा होगा। तो वहीं तेजस ट्रेन सितंबर में चल सकती है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में फल और सब्जियों की थोक मंडियों में आज से हड़ताल शुरू हो गई है। बारिश की वजह से पहले ही सब्जियों के भाव बढ़ गए थे और अब हड़ताल के नाम पर रिटेल कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने अब किसानों को अपनी फसल किसी को भी सीधे बेचने की छूट दे दी। थोक व्यापारी और मंडियों में काम करने वाले लेबर यूनियन इससे खफा है, क्योंकि उन्हें अपने कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। वाशी की इस एपीएमसी मंडी से मुंबई और आसपास के इलाकों को थोक में सब्जियों और फलों की सप्लाई होती है, लेकिन मंगलवार से वाशी सहित राज्य की सभी एपीएमसी मंडियों में बेमियादी हड़ताल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने फार्म टू फोक पॉलिसी के तहत किसानों को अपनी उपज मंडियों के जरिए बेचने की बाध्यता खत्म कर दी है। थोक व्यापारी, कमीशन एजेंट और मजदूर यूनियन खुद को दरकिनार किए जाने से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे कारोबार घटेगा। राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत दिलाने और बिचौलिए खत्म कर ग्राहकों को सस्ती सब्जी और फल मुहैया कराने के लिए नियम बदला है, जो अब व्यापारियों को नागवार लग रहा है। हड़ताल के बहाने थोक मार्केट में कई सब्जियों के भाव दोगुने हो गए हैं, जिसका असर दिखने भी लगा है। भिंडी का भाव 2 दिन पहले 70 रुपए से बढ़कर 120 रुपए, लौकी 60 रुपए के मुकाबले 120 रुपए, आलू 30 के मुकाबले 40 रुपए, प्याज 22 रुपए से बढ़कर 30 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए के बदले 200 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पत्ता गोभी का भाव 80 रुपए की जगह 120 रुपए हो गया है, जबकि ग्वार फली भी 80 रुपए की जगह 120 रुपए की बिक रही है। वहीं बैगन 60 से 100 रुपए पहुंच गया है। इसके अलावा खीरा, अदरक और मिर्च के भाव भी करीब करीब दोगुने बढ़ गए हैं। राज्य सरकार भरोसा दिला रही है कि किसान संगठनों और दूसरे विकल्पों के जरिए फलों और सब्जियों की सप्लाई जारी रहेगी। कृषि मंत्री खुद 300 ट्रक के साथ दादर मंडी पहुंचे। कल एक मीटिंग उनके साथ सभी लोगों के साथ हमारी हुई थी। उस मीटिंग में हमने सभी लोगों को ऐलान किया कि आप हड़ताल वापस लो, आपकी कोई समस्या है, यह समस्या भी सरकार जानने के लिए तैयार है। लेकिन 50 साल के बाद किसानों को मुक्ति मिली है और इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने जो निर्णय लिया है तो किसानों के हित में लिया है। सरकार का मानना है कि इस पहल के बाद
किसानों को अपने उत्पाद का सही दाम मिल सकेगा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और विश्वास भी। जब किसान को यहाँ बेचने का परमिशन देगा तो किसान को बेचने के लिए जगह भी तो होना चाहिए। जो जिस दलाल के पास एक एक दुकान है, 1-1 करोड़ रुपए की है कीमत उसकी, तो क्या 1 करोड़ रुपए की कीमत के किसान को बेचने देगा अपने जगह पे? उसको भाड़ा भी उतना देना पड़ेगा। 10 वो फ्री में बेचने के उसको भाड़ा भी उतना लगेगा। लेकिन राज्य में सब्जियों और फलों का 80% कारोबार एपीएमसी मंडियों से होता है। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने पर ग्राहकों की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि फिलहाल ना तो सरकार झुकती दिख रही है और ना ही कारोबारी मानने के लिए तैयार दिखते हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो मुंबई में अगले महीने से बिना हेलमेट वाले 2 व्हीलर्स को पेट्रोल नहीं मिलेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इसे कड़ाई से लागू करने वाले हैं। राज्य सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में भी भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। बिना हेलमेट मुंबई में सवारी करने वालों को अगले महीने से पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। मुंबई पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर ट्रैफिक नियम न मानने वालों पर सख्ती के लिए नियम लागू कर रहे हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ट्रैफिक नियमों के लिए जुर्माना भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा जुर्माने की रकम को 5 गुना तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि जुर्माना कम होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते। सिग्नल ब्रेक किया तो 50 रुपया दे, तो ऐसा खींचे में जब 50 रुपया दे के निकल जाता है, उसको कुछ लगता भी नहीं है। तो अभी आपने हेलमेट नहीं डाली है तो 100 रुपया फाइन है, उसको कुछ लगता है 100 रुपया ले लो। फाइन इतना होना चाहिए कि लोगों को आगे जाके फाइन भरने के बदले मैं मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक रास्ते के उतरूँगा, इसको वो होना चाहिए। अभी ज्यादातर मामलों में जुर्माने की रकम कम है। नियम पुराना होने की वजह से समय के साथ जुर्माने की दरें नहीं बदली हैं। जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, टैक्सी मीटर से छेड़छाड़, बिना सेफ्टी बेल्ट के कार चलाने, नो पार्किंग जोन में पार्किंग, सिग्नल तोड़ने जैसे तमाम मामलों में 100 रुपए का ही जुर्माना है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन पर बात करने और ट्रैफिक पुलिस के इशारे को न मानने पर 200 रुपए की पेनल्टी रसीद कटती है। जबकि बिना लाइसेंस ड्राइविंग, बिना इजाजत रेसिंग करने, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर 300 रुपए पेनल्टी है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का दंड लगाया जाता है। राज्य सरकार इसे बढ़ाकर 5 गुना कर सकती है। 6 महीने के पीरियड में एक ड्राइवर दे या एक वोटर गाड़ी दे, ये ऑफेंस कितनी बार किया, सेकंड टाइम किया, 3 टाइम किया, तो उसको ये भी लगना चाहिए कि मैं पहली बार किया तो शायद 200 रुपया होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और दूसरी बार किया तो 400, तीसरी बार किया तो 600, ऐसा भी होना चाहिए। ताकि लोगों को लगना चाहिए कि ये कैजुअली ट्रीट नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इस साल कड़ा अभियान शुरू किया है। अब तक केवल मुंबई में ही 1 लाख से ज्यादा नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि 7000 लोगों के लाइसेंसेस जब्त किए गए हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। विजिटर डायरी मामले में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच कर रहे पैनल में अपनी रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी को सही ठहराया। जांच कमेटी ने पहली नजर में ये पाया कि रंजीत सिन्हा ने कोल ब्लॉक घोटाले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रंजीत सिन्हा पर क्या एक्शन लिया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। गौरतलब है कि पूर्व सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी में कोल घोटाले के आरोपियों की रंजीत सिन्हा से मुलाकात का जिक्र है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पैनल का गठन किया था। सिन्हा ने अपने घर पर कोल स्कैम के अक्यूज से 10, 20, 50, 60 बार मिले, कई अक्यूज से, और उनके जो डिसीशंस थे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस में और सीबीआई के केसेस में, उससे ऐसा लगता है कि उनकी मीटिंग्स से उनके फैसले भी इन्फ्लुएंस हुए हैं। इस पर आज कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के वकील अटॉर्नी जनरल मेरी बहस सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है कि अब इस रिपोर्ट के बाद क्या करने की ज़रूरत है। साउथ
चाइना सी विवाद पर इंटरनेशनल कोर्ट से चीन को बड़ा झटका लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि साउथ चाइना सी पर चीन का कोई ऐतिहासिक दावा नहीं बनता। इस मुद्दे पर फिलीपींस ने 2013 में चीन के खिलाफ याचिका दायर की थी। फिलीपींस का आरोप है कि स्ट्रैटेजिकली अहम माने जाने वाले इस इलाके में चीन ने रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। फिलीपींस ने अपने 15 पॉइंट्स में चीन के साउथ चाइना सी में स्टेटस पर सवाल उठाए। फिलीपींस का दावा है कि बीते 69 साल से चीन का साउथ चाइना सी के 85% हिस्से पर कब्जा हो चुका है। हालांकि चीन ने सुनवाई से कहते हुए बॉयकॉट किया कि इस मुद्दे पर फैसला सुनाना हेग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आपको बता दें, चीन ने साउथ चाइना सी में न सिर्फ आइलैंड बना लिया बल्कि बड़ी तादाद में सेना की तैनाती भी कर दी। चीन ने आइलैंड बनाकर वहां हवाई पट्टी भी बना ली है। साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को लेकर अमेरिका लगातार विरोध करता रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि साउथ चाइना सी में विवाद की आखिरकार असली वजह क्या है। तो साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं और यूएस के मुताबिक इलाके में 213 अरब बैरल तेल का भंडार है। 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है और इस समुद्री रास्ते से हर साल 7 लाख करोड़ डॉलर का कारोबार होता है। चीन में 2013 में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था। पानी में डूबे रीफ एरिया को कृत्रिम आइलैंड में बदला गया। तो साउथ चाइना सी से जुड़े विवाद की जो वजह है वो ये तमाम है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले से भारत, ताइवान, ब्रुनेई समेत कई देशों को फायदा होगा। सिर्फ फिलीपींस का ही नहीं है बल्कि इसमें ताइवान, जापान, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया कई देश शामिल हैं और उनको इस फैसले से बहुत खुशी होगी कि कम से कम लीगल तौर पर चाइना का जो एक्सपेंशन है साउथ चाइना सी में उस पर कानूनी तौर पर बाधा लग सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट के इस फैसले से भारत को आखिरकार क्या फायदा होगा। तो भारत को फायदा क्या है? भारत का करीब 50% व्यापार साउथ चाइना सी के रास्ते होता है और इस इलाके में भारत की तेल और गैस एक्सप्लोरेशन में काफी दिलचस्पी है। कोर्ट के फैसले से भारतीय ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को भी फायदा होगा और चाइना ने भारतीय ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को चेतावनी दी थी और भारत के इलाके में बेरोक-टोक आवाजाही बने रहना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। और आपको बता दें कि इन तमाम बातों से ये जो फैसला है इससे भारत को फायदा हो सकता है। आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में फेरबदल हुआ। कांग्रेस ने राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। राज बब्बर को निर्मल खत्री की जगह यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का कहना है कि वक्त आने पर यूपी में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी होगा। राज बब्बर 1994 में पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद बने थे और राज बब्बर ने 2008 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी। तो अफ्रीकी देशों की यात्रा से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक करके कश्मीर के हालात पर मंथन किया। करीब 2 घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शामिल हुए। इसके अलावा एनएसए अजित डोवल समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने पीएम को हालात की जानकारी दी। पीएम ने कश्मीर हिंसा पर चिंता जाहिर की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता से ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, अमन बनाए रखें ताकि स्थिति जल्द सामान्य की ओर लौट जाए। कश्मीर में जारी तनाव को लेकर देश भर के इमाम आज राजनाथ सिंह से मिले, सरकार की कोशिशों का समर्थन किया। अपने उन लोगों से, तमाम इमामों से, कश्मीर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारा किसी तरह से भी वहां अमन कायम होना चाहिए। पीएम मोदी ने अफ्रीका यात्रा के बीच से ही एनएसए अजित डोवल को वापस भेज दिया था। सोमवार को गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में भी डोवल शामिल हुए थे। कश्मीर के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत सभी नेताओं से फोन पर बात की। सभी नेताओं ने कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों का समर्थन किया है। केंद्र सरकार ने जल्द ही हालात पर काबू पाने की उम्मीद जताई है। तो दिल्ली में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए 3D स्पीड ब्रेकर बनाने की पहल हुई और 3D स्पीड ब्रेकर मध्य दिल्ली में राजाजी मार्ग पर बनाया गया है।
पहला 3D स्पीड ब्रेकर मध्य दिल्ली में राजाजी मार्ग पर बनाया गया है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जैसे बीच सड़क पर छोटे खंभे लगा दिए गए हों और रास्ता बंद हो। ऐसा देखकर लोग अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करने को मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली में ऐसा पहला स्पीड ब्रेकर है जो असल में उठा हुआ स्पीड ब्रेकर नहीं है, यानी अगर आप इसके ऊपर से गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप स्मूथली लेकर जा सकते हैं, आपको किसी तरह का उतार चढ़ाव नजर नहीं आएगा। एक 3D जेब्रा क्रॉसिंग बनाई है जिससे कि आने वाले ट्रैफिक को ऐसा लगता है कि वहाँ पे 3D क्रॉसिंग है और जिससे कि वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में पूरे देश में हुए सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में हुई थी। 2015 में दिल्ली में 1622 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। 2014 में दिल्ली में कुल 8623 सड़क हादसे हुए थे। इसमें 1671 लोगों की जान चली गई, 8283 लोग घायल हुए थे। केंद्र सरकार ने देश के सभी पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की बिक्री शुरू कर दी है। पोस्ट ऑफिस में गंगा जल की बिक्री के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गंगा जल की बिक्री शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर सभी 15 बोतल बिक गईं। गंगा जल लेने की उम्मीद लेकर पहुंचे काफी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। गंगा जल की भारी डिमांड को देखते हुए पोस्ट ऑफिस ने वरिष्ठ अधिकारियों से ज्यादा स्टॉक उपलब्ध कराने की मांग की है। ट्रांजिट में टाइम लगेगा और खर्च भी लगेगा, उससे भी कम करने की परिसेवा भी हम लोग दे रहे हैं और इससे साथ साथ में हम लोग का ये डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करके ये रेवेन्यू के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। गंगा जल कोई जाकर लाने के दरकार नहीं पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में आएगा और यहाँ से ले जाएगा। पहले हम लोग जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे या बाबा धाम जाते थे या कहीं जाते थे तो लेकर आते थे। देश भर में इस योजना की शुरुआत रविवार को पटना जीपीओ से की गई है। डाकघरों के अलावा इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर गंगा जल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। बुकिंग के लिए नाम और पते की पूरी जानकारी देनी होगी। पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। बुकिंग के बाद स्पीड पोस्ट से गंगा जल घर तक पहुंचाया जाएगा। गंगोत्री से लाए गए गंगा जल की 200 मिलीलीटर की बोतल के लिए 25 रुपए खर्च करने होंगे। 500 मिलीलीटर बोतल 35 रुपए में मिलेगी। ऋषिकेश के गंगा जल की 200 मिलीलीटर बोतल 15 रुपए और 500 मिलीलीटर बोतल 22 रुपए में मिलेगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम समेत देश के 5 राज्य बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात मध्य प्रदेश में है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। मंदसौर में पानी के तेज बहाव में कई गाय बह गईं। जानवरों ने पानी से निकलने की पूरी कोशिश की लेकिन एक गाय ही बाहर आ सकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में समा गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। असम के जोरहाट में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी लोग बारिश और बाढ़ के बीच जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। करीब 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। असम के 8 जिलों में 213 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। महाराष्ट्र के 8 जिलों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कई पुल बहने से गांवों का संपर्क जिलों से टूट गया है।